हाय क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, चैप्टर 2 रशियन रेवोल्यूशन एंड चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का एक वन शॉट लास्ट रिवीजन आपके एग्जाम से पहले। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन 1789। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन हुआ था एंड ब्रॉट एन एंड टू एब्सोल्यूट मोनार्की इन द फ्रांस। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या था कि लुई 16 रूल कर रहा था उस टाइम पे। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसकी वजह से वो जो मोनार्की था, वो जो राजा रानी वाला खेल था, वो सारा खत्म हो गया। इट लेड टू मेजर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस and laid the foundation of modern democratic ideas such as liberty, equality and fraternity. उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए थे जिसकी वजह से मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज भी आए, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नाउ लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी मीन्स टू लिव विदाउट fear. Then equality means that every person is equal before law. Okay, and then fraternity means that sense of brotherhood, भाईचारा. So liberty means to live without fear, कि बिना डर के जीना. Equality means equal before law. Fraternity means sense of brotherhood, भाईचारा. तो ये सारे हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज आए थे आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब आता है बिफोर रेवोल्यूशन. Before the revolution, French society was divided into three states. Three states में divided थी. First state consists of clergies, second state consists of nobility, and the third state was made up of peasants, workers, and middle class. So जो first state थी वो थे clergies, second state was nobility, and then third state was big businessmen and merchants, court, official, lawyers. ये सारे हमारे upper middle class थे. ये सारे लोअर मिडिल क्लास. ओके, और इसमें हमारे कुछ पुअर पीपल भी थे. अब क्या होता था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, दे इंजॉयड मेनी प्रिविलेजेस बाय बर्थ. ये जो उनको प्रिविलेजेस थी, ये बाय बर्थ थी. उनको जन्म से ही ये सारी प्रिविलेजेस थी. कौन कौन सी? कि वो कोई टैक्स पे नहीं करते थे. दे पेड ऑलमोस्ट नो टैक्स. लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, उनके ऊपर हैवी बर्डन था टैक्सेशन का एंड हैड नो पॉलिटिकल राइट्स. दिस इनइक्वालिटी कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन. क्लियर? आई होप क्लियर हो गया इतना. Then, France was facing a financial crisis due to expensive war, including support of American Revolution. American Revolution में फ्रांस जो लुई 16 था, लुई 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराया था. तो उसके लिए भी उसको पैसे लगे थे, जिसकी वजह से उसने पूरा अपना जो भी खजाना था उसको खत्म कर दिया था. एंड द लेविश लाइफस्टाइल ऑफ द किंग लुई 16. सो टू रेज मनी द किंग इंक्रीज टैक्सेस ऑन द थर्ड स्टेट. अब थर्ड स्टेट से ही वो टैक्सेस लेता था, तो उन्होंने उसी के ऊपर ही सारे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए. पुअर हार्वेस्ट फर्दर इंक्रीज्ड फूड प्राइसेस. ड्रॉट हुआ था उस टाइम पर फ्रांस में, तो उसकी वजह से हार्वेस्ट भी अच्छी नहीं आई थी, जिसकी वजह से फूड के प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, लीडिंग टू हंगर एंगर अमंग द पीपल. क्लियर? तो यहाँ पर एक फोटो है जिसमें ये जो है, ये नोबल है, एंड जो ये वाला पर्सन है, ये कोई थर्ड स्टेट का मेंबर है. इसमें क्या शो हो रहा है कि नोबल के पास पहले से ही इतना सारा वीट और सब कुछ है, बट ही वांट्स मोर. क्लियर? और पीजेंट के पास कुछ भी नहीं है, बट वो फिर भी जितना है वो नोबल के लिए लेकर के आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. क्लियर? क्लियर? और उस टाइम पर दो तरीके के टैक्सेस लगते थे, टिथे और टेले. देन इन 1789
Louis 16 called a meeting of States General. जो स्टेट जनरल होते थे ना, उन्हीं की कंसल्ट के साथ ल्यूई 16 टैक्सेस को इंक्रीज कर सकता था। उनकी कंसल्ट के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड इक्वल वोटिंग राइट। अब जो ये स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी उसमें क्या होता था कि हर एक जो स्टेट है उसका वन वोट काउंट होगा। तो क्लर्जी और जो नोबल्स थे वो तो टैक्स पे करते ही नहीं थे, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो उनके काउंट होकर के वोट टू हो जाते थे और थर्ड स्टेट हार जाती थी। उसकी वजह से उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। बट इस स्टेट जनरल मीटिंग में उन्होंने क्या डिमांड करा कि इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। जितने पर्सन है उनका इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। एवरी पर्सन शुड हैव वन वोट। व्हेन देयर डिमांड्स वर इग्नोर्ड, जब उनकी डिमांड को इग्नोर कर दिया गया, दे फॉर्म द नेशनल असेंबली। वो उन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म करी एंड टुक टेनिस कोर्ट ओथ, और टेनिस कोर्ट ओथली प्रॉमिसिंग टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। और उस ओथ में उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए। देन ऑन जब वो इस सब में बिजी थी नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने में, सो 14 जुलाई 1789 को एंग्री सिटीजन्स अटैक द बेस्टिल प्रिजन। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? बिकॉज अ र्यूमर स्प्रेड, एक र्यूमर स्प्रेड हो गया था पूरे फ्रांस में कि जो किंग है उसने अपने ट्रूप्स को भेजा है ओपन फायर करने के लिए सिटीजन्स पे। सो इसी की वजह से एंग्री सिटीजन्स जो थे उन्होंने बेस्टिल प्रिजन पर अटैक कर दिया। बेस्टिल प्रिजन जो था वो एक सिंबल ऑफ रॉयल पावर, और रॉयल पावर का सिंबल था, दैट्स व्हाई उन्होंने बेस्टिल प्रिजन पर ही अटैक करा। दिस इवेंट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। Soon feudal privileges were abolished. फीडुअल प्रिविलेजेस मीन्स वही जो उनको प्रिविलेजेस गिवन थी कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे। एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये बनाया गया वॉज इशूड, जिसमें उन्होंने फ्रीडम दी थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड बेसिक राइट्स दिए थे मैन और सिटीजन को। अब ये हमारा डिक्लेरेशन था, दिस वाज द डिक्लेरेशन। अब इस डिक्लेरेशन में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे, सो वो भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। हियर आर द फर्स्ट वन, द ब्रोकन चेन। जो ब्रोकन चेन था, चेन्स वर यूज टू फिटर स्लेव्स। चेन से हम उस टाइम पर स्लेव्स को पकड़ के रखते थे। सो ब्रोकन चेन सिंबलाइजेस द एंड ऑफ स्लेवरी, एंड ऑफ स्लेवरी। क्लियर? देन the bundle of rods and faces. One rod can be easily broken, but not an entire bundle. Strength lies in unity. So जो ये bundle है, it shows that कि अगर एक एक स्टिक होती तो वो आसानी से टूट जाती, बट अगर सारे लोग यूनाइट हो जाएंगे तो उनको तोड़ना बहुत इम्पॉसिबल है। So strength lies in unity. Then the eye within a triangle radiating light. The all-seeing eye stand for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. Okay. Then scepter, symbol of royal power. ये जो scepter था ये royal power का symbol था. Then snake biting its tail from to form a ring, symbol of eternity. ये जो था ये symbol था eternity का. A ring has neither beginning nor end. एक ring का ना तो beginning होती है ना ही कोई end होता है, तो यही इसमें भी show करा था कि इनके इनके पास भी equal rights है. Then रेड फ्रीजियन कैप, कैप worn by slave upon becoming free. ये जो कैप थी ये स्लेव्स ने पहनी थी जब वो फ्री हो गए थे. देन ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस. ये नेशनल कलर है फ्रांस के. देन अ विंग वुमन, personification of the law. Then the law tablet, the law is the same for all and all are equal before law. जब भी ये जो law tablet है इनकी जो shape है और size है वो equal है, that every person is equal before law. So these are some symbols जो कि important थे. Then second is, after the Declaration of Rights of Man and Citizen, the National Assembly began transforming revolutionaries' ideals into law. In 1791, a new constitution 1791 में एक new constitution complete हुआ था. This constitution abolished absolute monarchy
and introduced a constitutional monarchy where the king's power were limited by law. जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली में, उसके अकॉर्डिंग जो किंग की पावर थी वो लिमिट कर दी गई थी। ठीक है, उस लिमिट के बाहर वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता। देन लॉ मेकिंग अथॉरिटी वाज गिवन टू द नेशनल असेंबली। लॉ मेकिंग अथॉरिटी नेशनल असेंबली को दे दी गई थी कि कोई भी लॉ अगर बनाना है तो वो नेशनल असेंबली ही बनाएगी। क्लियर। हाउएवर पॉलिटिकल इक्वालिटी वाज नॉट फुल्ली अचीव। लेकिन जो पॉलिटिकल इक्वालिटी थी वो पूरी अचीव नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ वोटिंग राइट्स। Voting rights were granted only to active citizens. Active citizens किनको माना जाता था? Men above 25 years of age and who paid an a fixed amount of taxes. Okay, सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्टिव सिटीजन माना जाता था, उन्हीं मेन को जो 25 years of age से ज्यादा थे और वो टैक्स भी पे करते थे, फिक्स अमाउंट पे करते थे टैक्स का। सिर्फ उन्हीं को एक्टिव सिटीजन माना जाता था और उन्हीं के पास वोटिंग राइट था। while women and poorer men were excluded which caused dissatisfaction, जिसकी वजह से dissatisfaction आया क्योंकि women और poorer men उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, जिसकी वजह से उनके अंदर dissatisfaction आया। Then during this period many political clubs were formed, जिसमें से एक मोस्ट पावरफुल क्लब था जेकोबियन क्लब, और इसमें वो क्या करते थे? गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, उसके गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करते थे। इट्स मेंबर्स मेनली केम फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर्स, डेली वेज वर्कर्स। ये जो जेकोबियन क्लब के लोग थे ना, ये कोई ज्यादा प्रोस्पेरस नहीं थे। ये ठीक ठाक घर से आते थे, लाइक स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर्स, डेली वेज वर्क। These people were known as sans culottes, meaning those who without knee breeches, मतलब इनके जो trousers होते थे ना, वो घुटने तक होते थे। Clear? As they wore long trousers instead of fashionable clothes of the rich, the Jacobians demanded, Jacobians जो थे उन्होंने क्या डिमांड किया? यूनिवर्सल सफरेज, इक्वालिटी। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स कि सबके पास वोटिंग राइट्स हो, वोटिंग राइट्स, equality and strict action against enemies of the revolution. Clear? Then, France was also facing serious problems. There were food shortages, rising prices, unemployment. At the same time, France was at war with neighboring European monarchies like Austria and Prussia. उस टाइम पर फ्रांस में फूड शॉर्टेजेस और प्राइस राइज भी हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी था, और उसी के साथ साथ वो वॉर में भी फंसा हुआ था। किसके साथ? ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के साथ। हु फियर्ड द स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज, और वो उनके साथ वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रुशिया को ये डर लग गया था कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशनरी आइडियाज चल रहे हैं ना, उसकी वजह से कभी यहाँ पर भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज ना आ जाए। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड वॉर्स। ठीक है। These conditions increased public anger against the king. Clear? इसकी इन कंडीशंस की वजह से पब्लिक भी किंग के अगेंस्ट हो गई। In 1792, the Jacobians led a popular uprising that abolished the monarchy. Jacobians ने मोनार्की को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। फ्रांस was declared as a republic and all men were given the right to vote. फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और सारे मेन को राइट राइट टू वोट दे दिया गया। King Louis XVI was arrested and tried for treason and executed in 1793. This marked a major turning point in the revolution. Clear? Then, from 1793 to 1794, the Jacobians came to power under the leadership of Maximilian Robespierre. जो Jacobians थे वो पावर में आ गए किसकी लीडरशिप के अंदर? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अंदर की लीडरशिप के अंदर। This period is known as Reign of Terror. इस पीरियड को क्या नाम दिया गया था? Reign of Terror. Robespierre believed that harsh measures were necessary to protect the revolution. Laws were passed to control prices of essential goods, and anyone suspected of opposing the revolution was punished. रॉबस्फेयर क्या बिलीव करता था कि अगर हमें रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें हार्श मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। लॉ पास किए गए थे प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो बढ़ रहे थे,
एंड एनीवन सस्पेक्टेड द अपोजिंग रेवोल्यूशन, और कोई भी अगर ऐसा दिखता था ना कि वो रेवोल्यूशन को अपोज कर रहा है तो उसको उसी टाइम पनिशमेंट दे दी जाती थी. Many nobles, clergy and even revolutionary leaders were executed. बहुत सारे nobles, clergy और यहाँ तक कि revolutionary leaders को भी execute कर दिया गया था, means मार दिया गया था. और ये वो execute करने के लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे जिसका नाम था ग्लूटाइन, गिलोटिन. वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें उस बंदे की गर्दन को रखते थे और उसको कट कर देते थे. सॉरी. देन however, excessive violence led to fear and opposition, and Robespierre was eventually arrested and executed. जब उसने ज़्यादा वायलेंस कर दी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर का माहौल बन गया था, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया और एग्जीक्यूट उसको भी मार दिया गया. आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन्स खत्म हो गया था क्योंकि वो तो रॉबespierre ही लाइक कर रहा था. अ न्यू गवर्नमेंट कॉल्ड द डायरेक्टरी was formed in 1795. It was weak and corrupt. ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी डायरेक्टरी वो वीक भी थी और करप्ट भी थी एंड फेल टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से कोई स्टेबिलिटी भी नहीं आई. So finally in 1799 Napoleon Bonaparte seized the power. उसने अपने हाथ में पावर ले ली through a coup, bringing the French Revolution to an end. तो अब नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस, उसने अपने अंडर ले ली थी फ्रांस की सारी पावर और उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया था. So that's all French Revolution. So our next chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा एज ऑफ रेवोल्यूशन, एज ऑफ सोशल चेंज इन यूरोप. एज ऑफ सोशल चेंज इन यूरोप. सो इन द 19th century में यूरोप वाज अंडरगोइंग रैपिड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. यूरोप में बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो रहा था कि न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप, सिटीज एक्सपेंड कर रहे थे एंड पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू टाउन इन सर्च ऑफ वर्क. काम की तलाश में लोग गांव से शहर में आ रहे थे. सो दैट्स ऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन. While industrialization increased production, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था एंड वेल्थ भी इंक्रीज हो रही थी. इट ऑल्सो क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम, पर इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी बन रही थी. किसके लिए? वर्कर्स के लिए. फैक्ट्री वर्कर्स वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करते थे लेकिन फिर भी उनको बहुत कम वेजेस मिलती थी. लिव्ड इन पुअर हाउसिंग कंडीशन, वो बहुत गंदी सी हाउसिंग कंडीशन में रहते थे एंड हैड नो जॉब सिक्योरिटी, और उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं थी, उनको कभी भी फायर कर सकते थे उनकी जॉब से. Children were also employed in factories under harsh condition. यहाँ तक कि बच्चों से भी काम कराते थे. Liberalism and nationalism were popular ideas at that time. So उस टाइम पर nationalism और liberalism ये दो ideas आए थे. So who were liberals? Liberals were the person who believed in individual freedom, जो ये believe करते थे कि हर individual के पास freedom होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और एक अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए. However, liberal government did not focus much on improving the condition of workers. लेकिन liberals की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई ज़्यादा कुछ करा नहीं था वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए. This dissatisfaction led to the rise of new ideas like socialism. इसकी वजह से लिबरलिज्म का आइडिया खत्म हो गया और सोशलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ. ठीक है. Here the rise of socialism. सोशलिस्ट वर पीपल. अब सोशलिज्म का आइडिया कैसा है अभी वो हमने पढ़ा था. नहीं, सोशलिस्ट वर द पीपल. सोशलिस्ट ऐसे लोग थे who criticize the unequal distribution of wealth created by capitalism. कैपिटलिज्म का मतलब वही इंडस्ट्रियलाइजेशन में दो पीपल होते हैं, एक कैपिटलिस्ट और एक वर्कर्स. ऐसा मानते जो ये सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट जैसे कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ये मानते थे कि जो कैपिटलिस्ट है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम भी करवाते हैं और वेजेस बहुत कम देते हैं. ठीक है. दे बिलीव दैट सोसाइटी
should change, control property and production instead of individuals. Early socialists such as Robert Owen, Saint Simon and Charles Fourier बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो ये बिलीव करते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए जहाँ पर लोग एक साथ काम करेंगे और कॉमन बेनिफिट होगा, इन सबका बेनिफिट एक ही होगा। ओके, बट बाय मिड 19th सेंचुरी कार्ल मार्क्स आए और फ्रेडरिक एंजल्स आए जिन्होंने कुछ साइंटिफिक सोशलिज्म के आइडियाज को डेवलप करा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। सोसाइटी में दो क्लासेस है, एक है कैपिटलिस्ट और एक है वर्कर्स। और वो क्या मानते थे कि कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को बाय पेइंग लो वेजेस और उनसे ज्यादा काम करवा के। Class struggle would eventually lead to overthrow of capitalism. A communist society would be formed. इसकी वजह से एक communist society बनाई गई where property would be collectively owned, जहाँ पर जो property थी वो collectively own करी जाए and there would be no class division और कोई भी class division नहीं हो। clear? Then socialism comes to Russia. रशिया वॉज अ वास्ट एम्पायर। रशिया एक बहुत बड़ा एम्पायर था जो कौन रूल कर रहा था, जार निकोलस सेकेंड। इट वॉज लार्जली एग्रेरियन एंड मोस्ट पीपल वर पुअर पीजेंट्स। वहाँ पर ज्यादातर एग्रीकल्चरलिस्ट थे, एग्रेरियन एग्रीकल्चरलिस्ट, एंड बहुत ज्यादा जो पीपल थे वो पुअर पीजेंट्स थे, पुअर एग्रीकल्चरलिस्ट थे। इंडस्ट्रीज वर लिमिटेड। इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, लिमिटेड थी बट ग्रोइंग, लेकिन ग्रो कर रही थी। वर्कर्स हैड पुअर वर्किंग कंडीशंस। वहाँ पर भी सेम था कि वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन बहुत गंदी थी। एंड नो पॉलिटिकल राइट्स, और कोई पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे। द जार रूल्ड एज एन एब्सोल्यूट मोनार्क। जार एक एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह रूल करा था। एंड पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट अलाउड, और पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज वाज नॉट अलाउड टू फॉर्म। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की अलाउंस नहीं गिवन थी। सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड इन रशिया थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स। कौन कौन से सोशलिस्ट? सोशल रेवोल्यूशनरी सपोर्टेड पीजेंट। सोशल रेवोल्यूशनरीज थे जो पीजेंट्स को सपोर्ट करते थे, और जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो मार्क्सिस्ट आइडियाज को सपोर्ट करते थे। In 1898, the Russian Social Democratic Workers' Party was formed. 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई। In 1903, it split into two. दो में बट गई वो 1903 में। बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स कौन थे? जो व्लादिमीर लेनिन लेड करते थे, जो ये बिलीव करते थे कि डिसिप्लिन पार्टी ऑफ प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज की जो पार्टी है उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, बट मेंशेविक्स जो थे हु बिलीव्ड इन बॉर्डर ब्रॉडर पार्टी, और वो ये बिलीव करते थे कि पार्टी में जितने लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बोल्शेविक्स ये बिलीव करते थे कि पार्टी में जितने भी लोग हैं उनका सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन्ड, कि रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। लेकिन जो मेंशेविक्स थे दे बिलीव दैट ब्रॉडर पार्टी, कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी पार्टी चलेगी। क्लियर? नाउ the 1905 revolution, Russia's defeat in Russo-Japanese war। उस टाइम पर एक रशिया और जापान का वॉर भी चल रहा था जिसमें रशिया डिफीट हो गया था 1904 से 1905 तक। वॉर्स एंड कंडीशन, जिसकी वजह से कंडीशन भी बहुत खराब हो गई थी। ऑन ब्लडी संडे 1905, पीसफुल वर्कर्स मार्चिंग टू द विंटर पैलेस। जो वर्कर्स थे उन्होंने विंटर पैलेस की तरफ मार्च करा, वर फायर्ड अपॉन बाय सोल्जर्स। और जो वो पीसफुली मार्च कर रहे थे, वो जा रहे थे विंटर पैलेस की तरफ, लेकिन उनके ऊपर सोल्जर्स ने फायर कर दी। दिस लेड टू स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट अक्रॉस रशिया, जिसकी वजह से स्ट्राइक्स हुए और प्रोटेस्ट हुए बहुत पूरे रशिया में। क्लियर? टू कंट्रोल द सिचुएशन, द जार इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जार ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, लाइक क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड पार्लियामेंट कॉल्ड ड्यूमा। उसने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाया, ड्यूमा। सम सिविल लिबर्टीज वर ग्रांटेड,
कुछ सिविल लिबर्टीज उनको दी गई बट द जार लेटर डिसॉल्व द ड्यूमा, लेकिन बाद में जार ने इस ड्यूमा को डिसॉल्व करा व्हेन एवर इट ओपोज्ड हिम, कब, जब ड्यूमा ने उसको ओपोज किया तो उसने ड्यूमा को ही बंद करवा दिया। The First World War and the February Revolution. Russia's involvement in World War One 1914 caused food shortages. जब रशिया वर्ल्ड वॉर वन में खुद को इन्वॉल्व करा था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज भी हुए थे, इन्फ्लेशन हुआ था, एंड इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस एंड प्राइस। ठीक है, उस टाइम रुपीस थोड़ी ना था, प्राइजेज ही लिखते थे, राइज इन प्राइसेस एंड heavy military losses, और बहुत सारे military losses भी हुए थे। The Tsar's poor leadership and corruption increased public anger. जो जार था उसकी लीडरशिप भी बहुत खराब थी और वो करप्ट भी था, इसकी वजह से पब्लिक एंगर भी इंक्रीज हो गया। February 1917 में workers in Petrograd went on strike due to food shortages. पेट्रोग्रेड में वर्कर्स जो थे वो फूड शॉर्टेजेस की वजह से स्ट्राइक पर चले गए। सोल्जर्स रिफ्यूज टू फायर ऑन प्रोटेस्टर्स, सोल्जर्स ने भी मना कर दिया कि वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, पहला तो जार एब्डिकेट हो गया, मींस जार को लेफ्ट आउट कर दिया कि त्याग दिया एक तरीके से, ठीक है, अबेंडन कर दिया। अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करी एंड रशिया बिकेम अ रिपब्लिक, और रशिया रिपब्लिक होगी। तो तीन चीजें हुई थी इसकी वजह से, जार एब्डिकेटेड, जार को छोड़ दिया, त्याग दिया, लेफ्ट आउट कर दिया। अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई और रशिया रिपब्लिक हो गई। क्लियर। देन नेक्स्ट इज द अक्टूबर रेवोल्यूशन। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की वजह से, फेल टू सॉल्व की प्रॉब्लम्स, वो उससे की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं हो पाई, जैसे कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे ना, और अनडिस्ट्रीब्यूशन था वेल्थ का, रिच और पुअर के बीच में। तो वो की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर ही नहीं पाए, जैसे कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉल फ्रॉम वॉर। मीनवाइल द बोल्शेविक्स, लेकिन जो बोल्शेविक्स थे लेड बाय लेनिन गेन्ड सपोर्ट विद स्लोगन्स लाइक पीस लैंड एंड ब्रेड, उनको सपोर्ट मिला कौन से स्लोगन से, पीस लैंड एंड ब्रेड इस स्लोगन से। एंड on 25 October 1917 the Bolshevik overthrew the provisional government in Petrograd। बोल्शेविक्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को बोला तू जा, तेरे बस की नहीं है ये। दिस इवेंट इज नोन एज अक्टूबर रेवोल्यूशन, इस इवेंट को हम अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलते हैं। और बोल्शेविक्स के पावर में आने के बाद उसने क्या क्या किया, सबसे पहला बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। दूसरा, लैंड वर ट्रांसफर टू पीजेंट्स, पीजेंट्स को लैंड दे दिया। एंड तीसरा, रशिया विड्रू फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और रशिया को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे इकोनॉमिक क्राइसिस की जड़ तो यही था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन। सेकेंड इज civil war and the formation of USSR. So between 1918 and 1920, a civil war broke out between Reds, Bolsheviks, and the white supporters of Tsar and foreign powers. सिविल वॉर शुरू हो गया था किनके बीच में, रेड्स बॉल्शेविक्स के बीच में, और वाइट्स, रेड और वाइट्स में, रेड जो थे वो बॉल्शेविक्स थे और जो वाइट्स थे वो थे सपोर्टर ऑफ जार एंड फॉरेन पावर्स। द रेड्स वॉन, जिसमें ऑफ कोर्स रेड ही जीतेंगे। इन 1922 द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर बनाई गई। ये स्टेलिन एंड सोवियत इकोनॉमी। आफ्टर लेनिन्स डेथ, लेनिन की डेथ के बाद जोसेफ स्टेलिन केम टू पावर, जोसेफ स्टेलिन पावर में आया। ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, 5 year plans to increase industrial production, although production increase collectivization caused several hardship for peasants। सबसे पहला उसने कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। 5 year plans to increase industrial production, 5 year प्लान इंट्रोड्यूस करा जिसमें कि 5 साल में इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वो पूरा प्लान बनाया 5 years का। ऑल दो प्रोडक्शन इंक्रीज, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ,
कलेक्टिवाइजेशन कॉज सेवर हार्डशिप फॉर पीजेंट्स, लेकिन जो कलेक्टिवाइजेशन हुई थी उसकी वजह से थोड़ा सा पीजेंट्स को ज़्यादा हार्डशिप, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ये Then, global influence of the Russian Revolution. The Russian Revolution inspired socialist movements. Russian Revolution की वजह से socialist movement inspire हुए थे across the world. Communist parties were formed in many countries. बहुत सारी countries में communist party भी बनी थी. However, socialist ideas also faced opposition due to authoritarian practices in the USSR. लेकिन जो socialist ideas थे उसको ओपोजिशन भी फेस करनी पड़ी थी। क्यों? यूएसएसआर की ऑथोरिटेरियन प्रैक्टिसेस की वजह से। क्यों? The third chapter is Nazism and the rise of Hitler. Here, so अब नाजिज्म कैसे आया पावर में, तो वो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थोड़ा सा पढ़ लिया था कि एक पार्टी बनी थी जो कि करप्ट थी, जिसकी वजह से नाजिज्म ने उसको ओवरथ्रो कर दिया और वो उसने खुद को अपने आप को पावर में ले आया। सो बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, इसमें सबसे पहले आ रहा है कि वेमार रिपब्लिक का बर्थ, जन्म कैसे हुआ। जर्मनी वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गई थी। आफ्टर द डिफीट, हारने के बाद, जर्मन एम्परर कैसर विल्हेम सेकंड एब्डिकेटेड, जो जर्मन एम्परर था उसको एब्डिकेट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज सेट अप इन 1919 एट वेमार, नोन एज द वेमार रिपब्लिक। तो उसके बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करी गई थी वेमार में 1999 में, जिसको हमने वेमार रिपब्लिक बोला था। द वेमार रिपब्लिक फेस्ड मनी प्रॉब्लम्स। वेमार रिपब्लिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लाइक कि जर्मनी को फोर्स किया गया था कि वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को साइन करे 1999 1919 में, जिसकी वजह से उसने टेरिटरीज लॉस्ट कर दी थी, कॉलोनीज, एंड इट्स आर्मी वाज रिड्यूस्ड, और उसकी आर्मी जो थी वो भी कम हो गई थी। जर्मनी हैड टू पे हेवी वॉर रिपरेशंस। द ट्रीटी वाज सीन एज ह्यूमिलिएटिंग एंड अनफेयर बाय जर्मन्स। जो ये ट्रीटी हुई थी ना, इसकी वजह वो क्या मान रहे थे कि ये अनफेयर है और ये ह्यूमिलिएटिंग है। क्लियर? और जर्मन्स को हैवी वॉर रिपरेशंस भी पे करने पड़े थे, और उसने लॉ टेरिटरीज भी लॉस्ट कर दी थी, कॉलोनीज भी लॉस्ट कर दी थी, और आर्मी भी रिड्यूस हो गई थी क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स मर भी गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। क्लियर? सो दीज वर द प्रॉब्लम। देन, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जर्मनीज इकोनॉमी कोलैप्स्ड। उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार गई थी, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी ड्यू टू वॉर लॉसेस एंड रेपरेशंस, जो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रेपरेशंस पे करे थे। इन 1923 जर्मनी फेस्ड हाइपर इन्फ्लेशन। 1923 में जर्मन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसेस राइज हो गए थे। मनी लॉस्ट इट्स वैल्यू एंड पीपल नीडेड बंडल्स ऑफ करेंसी टू बाय बेसिक गुड्स। और लोगों को बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे एक बेसिक सा गुड खरीदने के लिए। ये मिडिल क्लास फैमिलीज लॉस्ट देयर सेविंग्स। जो मिडिल क्लास फैमिलीज थे उन्होंने जो अपनी सेविंग्स कर रखी थी उनसे वो भी सब कुछ खत्म हो चुकी थी। The situation worsened during the Great Depression of 1929। जो सिचुएशन थी वो कब खराब हो गई? ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड पर 1929। क्लियर? बैंक्स कोलैप्स्ड। बैंक्स भी सब डूब चुके थे। फैक्ट्री शट डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट रोज शार्पली एंड पीपल सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी एंड हंगर। और जो लोग थे वो गरीबी और भूख से तड़पते रहे। डेमोक्रेसी seemed unable to solve these problems। डेमोक्रेसी से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली थी, एंड द पीपल लॉस्ट फेथ इन द वेमार रिपब्लिक। और वेमार रिपब्लिक पे से जो लोग थे उनका भरोसा उठता जा रहा था। ठीक है, क्योंकि वेमार रिपब्लिक के फॉर्म होने के बाद ही तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। देन, rise of Hitler and the Nazi Party। Adolf Hitler, born in Austria, joined the German Workers' Party in 1919। जो एडॉल्फ हिटलर था, ऑस्ट्रिया में जिसका बॉर्न हुआ था, उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी थी 1919 में, विच लेटर बिकेम द नाजी पार्टी, बाद में जिसका नाम नाजी पार्टी रख दिया था। हिटलर बिकेम द इट्स लीडर ड्यू टू हिज पावरफुल स्पीचेस एंड स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट आइडियाज।
हिटलर उसका लीडर क्यों बना? क्योंकि उसकी स्पीचेस बहुत पावरफुल होती थी और उसका जो आइडिया था, सोशलिस्ट आइडिया, वो भी बहुत अच्छा था. In 1923, Hitler attempted to seize power in Munich but failed and was imprisoned in jail. He wrote main camps where he explained his ideas. 1929 and 1923 में हिटलर attempted to seize power. म्यूनिक में उसने ये attempt किया था कि वो पावर अपने हाथ में ले ले, बट वो फेल हो गया था और उसकी वजह से उसको imprisonment हो गई थी. और जेल में उसने मेन कैंप लिखी थी जिसमें उसने एक्सप्लेन करा था अपने आइडियाज को. तो उसके आइडियाज क्या थे? एक्सट्रीम नेशनलिज्म, कि वो बहुत बड़ा नेशनलिस्ट है. ठीक है. उसके उसके आइडियाज बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम नेशनलिज्म के थे. हेटेड फॉर डेमोक्रेसी, उसको डेमोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं थी. रेसिज्म एंड एंटी सेमिटिज्म, रेसिज्म एंड एंटी सेमिटिज्म, वो मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटिव टाइप पे था. वो ये बिलीव करता था कि जो आर्यंस है वही सिर्फ अच्छे, और जो बच्चे कुछ ज्यूज और डिसेबल्ड पर्सन है उनको सबको खत्म कर देना चाहिए. वो ये बिलीव करता था. बिलीव इन लेबेंसराउम, लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, वो ये बिलीव करता था कि जर्मन्स के लिए एक लिविंग स्पेस होना चाहिए. आफ्टर हिज रिलीज, जब वो रिलीज हो गया, हिटलर डिसाइडेड टू गेन पावर थ्रू इलेक्शंस. हिटलर ने ये डिसाइड किया कि वो अब इलेक्शंस के थ्रू पावर गेन करेगा. ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर द नाजीज गेन पॉपुलर सपोर्ट. इन 1933 हिटलर वाज अपॉइंटेड चांसलर ऑफ जर्मनी. 1933 में हिटलर को अपॉइंट किया गया एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी. अब जैसा कि हिटलर ने लिखा था कि उसको डेमोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जब वो चांसलर बन गया, हिटलर ने डिस्ट्रॉय कर दी. सबसे पहले डेमोक्रेसी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया. The Reichstag fire 1933 was used as an excuse to suppress political opponents. Civil rights जैसे कि freedom of speech and press were suspended. ये सारे civil rights भी suspend कर दिए गए थे. The Enabling Act gave Hitler dictatorial powers. एक्ट की वजह से हिटलर को डिक्टेटोरियल पावर्स मिल गई थी, वो डिक्टेटर बन गया था. जर्मनी बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, जर्मनी अब सिर्फ एक पार्टी स्टेट बन गया था. उसमें सिर्फ एक ही पार्टी थी, हिटलर की. एंड ऑल अपोजिशन पार्टीज वर बैंड, और सारी अपोजिशन पार्टीज को बैन कर दिया था उसने. क्लियर. नेक्स्ट इज नाजी आइडियोलॉजी एंड रेशियल स्टेट. नाजी की आइडियोलॉजी पहली तो वही थी कि क्या था ये, डेमोक्रेसी को खत्म करना. और उसके बाद अब दूसरी आइडियोलॉजी, नाजिज्म वाज बेस्ड ऑन रेसिज्म. वो रेसिज्म में बिलीव करता था. वो ये बिलीव करता था कि आर्यंस वर द सुपीरियर रेस. आर्यंस जो है वो सुपीरियर है, और उसके अलावा बाकी जो ज्यूज, रोमा और जो डिसेबल्ड पीपल है, और जो दूसरे जो भी बचे कुछ है, वो सारे इंफीरियर है. ज्यूज वर ब्लेम्ड फॉर जर्मनीज प्रॉब्लम्स. उसने क्या करा कि ज्यूज को ब्लेम कर दिया, दैट यू आर द प्रॉब्लम फॉर जर्मनी, कि तुम प्रॉब्लम हो जर्मनी की. दिस लेड टू डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, एक्सक्लूजन हुआ. किसका? ज्यूज का. एंड परसिक्यूशन हुआ ज्यूज का, मीन्स ज्यूज को मारने लग गए. द न्यूरमबर्ग लॉज डिप्राइव ज्यूज ऑफ सिटीजनशिप. न्यूरमबर्ग लॉज की वजह से जो ज्यूज से उनके पास सिटीजनशिप भी नहीं रही थी जर्मन की, एंड बेसिक राइट्स भी नहीं रही थी. क्लियर. Youth education and women in Nazi Germany. So Nazi education promoted loyalty to Hitler. नाजी की जो एजुकेशन थी उसमें ये बताते थे कि हिटलर की तरफ लॉयल रहो. ठीक है. हेटेड टुवर्ड्स ज्यूज, और वो कहते थे कि ज्यूज को हेट करो. ठीक है. ज्यूज इंफीरियर है हमसे, उनको ज्यादा सुपीरियर मत बनाना. ठीक है. चिल्ड्रन वर टॉट नाजी आइडियोलॉजी. बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती थी स्कूल्स में. यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हिटलर यूथ फॉर बॉयज, लीग फॉर जर्मन गर्ल्स फॉर गर्ल्स. उसने ये यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे. एंड वुमेन्स को वो क्या मानता था कि वुमेन को वो कहता था कि तुम बच्चों पे फोकस करो. वो जो आर्यन आर्यन वुमेन्स होती थी ना, उनको कहता था कि तुम आर्यन ही बच्चे पैदा करो. इनफैक्ट वो गिफ्ट भी देता था उनको, जिसके 3 से ज्यादा होते थे, और ज्यादा होते थे. ठीक है. सो वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन चिल्ड्रन, होम एंड फैमिली. दे वर डिस्करेज्ड फ्रॉम वर्किंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स. उनको ना बाहर काम नहीं करने दिया जाता था,
ना वो पॉलिटिक्स में उनको काम करने दिया जाता था, उनको बस ये बोला जाता था कि तुम अपने घर संभालो, बच्चे संभालो और ज्यादा ज्यादा बच्चे करो। क्लियर? Police state and propaganda. The Nazi state was a police state. Nazi state एक police state थी. Gestapo, secret police, kept strict surveillance. वहाँ की secret police थी Gestapo. वो strict surveillance रखती थी, मतलब सबके ऊपर निगरानी रखती थी. पीपल लिव्ड इन फियर ऑफ अरेस्ट एंड पनिशमेंट. जो लोग थे वो अरेस्ट और पनिशमेंट के डर में ही रहते थे. प्रोपागेंडा लेड बाय जोसेफ गोebbels controlled media, films, poster and radio to glorify Hitler and spread Nazi ideas. जो प्रोपागेंडा था मीन्स जो मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, इसके ऊपर कौन ध्यान रखता था? जोसेफ गोबल्स. ठीक है, जोसेफ गोबल्स इसके ऊपर ध्यान रखता था. और ये वो क्या कंट्रोल करता था? मीडिया को, फिल्म्स को, पोस्टर्स को और रेडियो को. और उसमें वो क्या शो करता था कि हिटलर और जो नाजी आइडियाज है वो ग्लोरीफाई हो. ठीक है, उनको कभी भी मतलब गलत शो ना करे वो. क्लियर? तो ये कौन ध्यान रखता था? जोसेफ गोबल्स. परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज एंड हॉलोकॉस्ट. सो ज्यूज जो थे उनको पहले भी बताया है कि जो नाजी था वो सपोर्ट नहीं करता था, वो उनको इंफीरियर समझता था. तो अब उसने स्टार्ट कर दिया ज्यूज का परसिक्यूशन, उनको मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हॉलोकॉस्ट हुआ. मींस हॉलोकॉस्ट भी सेम ही है कि जब उसने मिलियंस ऑफ ज्यूज को मारा था, दैट कंडीशन इज नोन एज हॉलोकॉस्ट. Jews were forced out of jobs. Jews को जॉब से भी बाहर निकाल दिया गया था, स्कूल्स में भी पढ़ने नहीं दिया जाता था एंड पब्लिक लाइफ से भी बाहर निकाल दिया गया था. दे वर सेग्रीगेटेड, सेपरेट कर दिया गया था एंड सेंट टू गेटोस एंड कैंप्स, और उनको गेटोस और कैंप्स में भेज दिया गया था. मैनी वर डिपोर्टेड ड्यूरिंग द वॉर. वॉर के टाइम पर कुछ को वॉर में भेज दिया गया, जिसकी वजह से वो वहां मर गए. दिस सिस्टमेटिक परसिक्यूशन, जो ये सिस्टमेटिकली उनका परसिक्यूशन मार रहे थे ना, सिस्टमेटिकली कि इनको उधर भेज के उधर मार दिया, उधर भेज के उधर मार दिया. इस सिस्टमेटिक परसिक्यूशन को की वजह से क्या हुआ था? हॉलोकॉस्ट. वेयर मिलियंस ऑफ ज्यूज वर किल्ड, जहाँ पर बहुत सारे ज्यूज मार दिए गए थे. अदर ग्रुप्स लाइक डिसेबल्ड, और जो दूसरे ग्रुप्स थे डिसेबल्ड और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, उनको भी वहां पर टारगेट किया गया था, वहां पर इस होलोकॉस्ट के टाइम पे. हियर देन Second World War and Nazi defeat. Hitler followed aggressive expansion policies. हिटलर की expansion policies जो थी वो aggressive थी, leading to World War Second, जिसकी वजह से World War Second भी हो गया. Initially, starting में तो German won several victories. जर्मन ने बहुत जीत हासिल करी, बट बाद में वो हारना शुरू हो गई. 1945 में जर्मन वॉज डिफीटेड, जर्मन हार गया एंड हिटलर कमिटेड सुसाइड, और हिटलर ने सुसाइड कर लिया. नाजिज्म कोलैप्स्ड. नाजिज्म की जो गवर्नमेंट थी वो भी खत्म हो गई, लीविंग बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग. और पीछे क्या बच गया? बस सारी सब कुछ तहस नहस हो गया और सब लोग बस सफर कर रहे थे उसके पीछे. नेक्स्ट, व्हाट इज द कंक्लूजन? नाजिज्म रोज. नाजिज्म क्यों आई थी? क्योंकि जर्मनी डिफीट हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में. इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके टाइम पर डेमोक्रेसी भी फेल हो गई थी, क्योंकि वेमार रिपब्लिक था. वेमार रिपब्लिक की वजह से हमारी डेमोक्रेसी भी फेल हो गई थी. क्लियर? हिटलर ने फियर यूज करा, प्रोपेगेंडा यूज करा एंड रेसिज्म टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप, अपने डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए. द नाजी रेजाइम कॉज्ड इमेंस ह्यूमन सफरिंग. नाजी रेजाइम में बहुत ज्यादा ह्यूमन सफरिंग्स हुई थी, मतलब बहुत सारे ज्यूज को भी मार दिया था ना उसने, और बहुत सारे डिसेबल्ड पर्सन्स को भी. And remain a powerful warning against dictatorship, racism and extreme nationalism. I hope ये तीनों चैप्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से. अगर आपको ये तीनों चैप्टर्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.